हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। कैसी चल रही है तैयारी। तो देखिएगा, आज अपन लेकर के आए हैं नया कॉन्सेप्ट नॉर्मलता। अब देखो, ये आपके एनसीईआरटी में तो नॉर्मलता जैसी टर्म कोई दे नहीं रखी है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जो नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट है उसमें अपन यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का जो यूज है, अपने देखो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म में होता है, उसके बाद में अपन जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें होता है, इसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो वहां आपको इक्विवेलेंट वेट का यूज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं। जैसे आप फेराडे लॉ पढ़ोगे ना, तो उसमें आपसे पूछेगा एन फैक्टर, तो एन फैक्टर की कहानी इक्विवेलेंट वेट से ही आती है। आगे बात समझ में। तो आज ये कॉन्सेप्ट है जिसकी अपन बात करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से 2-3 चैप्टर में यूज होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखने के बाद में जो भी आपको समस्या आए या वीडियो अच्छी लगे या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कुंभज क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपके साथियों के साथ में शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं उनका उपयोग ले सके। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्मलता। तो कंसंट्रेशन टर्म से मैं स्टार्ट करता हूं कि नॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता को बोलते हैं नॉर्मेलिटी, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter solution. 1 liter solution is called normality. अर्थात 1 लीटर बिलियन में विलय के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसे अपन क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? क्योंकि जहां वॉल्यूम आएगा वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहने वाली हैं। कैपिटल एन बराबर क्या होता है बताओ? लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपन बात करेंगे लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बोलते हैं W अपॉन E इंटू 1 अपॉन B इन लीटर। N बराबर ये होता है, ठीक है जी। इसके बाद में बात करेंगे, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। इसके बाद अपन बात करेंगे E क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के। किसके बराबर होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के बराबर होता है। या ऐसे बोल दो एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? कैपिटल एन बराबर W अपॉन मोलर मास को MW से फाइंड करते हैं अपॉन एन फैक्टर इंटू 1 अपॉन B इन लीटर। अब इसको सही तरीके से रीअरेंज करके लिख दूं मैं, तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? W अपॉन MW इंटू 1 अपॉन B इन लीटर में इंटू एन फैक्टर। अब आप जानते हो W अपॉन MW 1 अपॉन BL,
ये लीटर में है, किसमें है, लीटर में। इसे अपन जो ये टर्म होती है ना, इसको कंप्लीट बोलते हैं मोलेरिटी। क्या बोलते हैं, मोलेरिटी, कैपिटल एम इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर, और ये कैपिटल एन के बराबर हो गया। आगे बात समझ में, किसी को कोई परेशानी? अर्थात जब नॉर्मेलिटी फाइंड करोगे आप, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो, या तो पहले आप मोलेरिटी निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर को, और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिल जाएगी नॉर्मेलिटी। अब अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की। ये नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। बोलो किसी को कोई परेशानी? तो इस तरीके से ये आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको आना चाहिए, और इसके क्वेश्चन अपने को हर एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, आरपीएससी ग्रेड 1 ले लो, आरपीएससी ग्रेड 2 ले लो, या फिर नीट ले लो, जेईई मेंस ले लो, कहीं भी ले लो, इक्विवेलेंट मास का एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जो आपके काम का है वो अपन बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, इसे बोलते हैं तुल्यांकी भार। हिंदी में क्या कहा जाता है, तुल्यांकी भार। जो तुल्यांकी भार बराबर होता है एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, इसे और बोलते हैं एक्स फैक्टर, और नाम है इसका वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है जी। इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट को, E बराबर M अपॉन एक्स फैक्टर, या बोल दो M अपॉन एन फैक्टर। ये इससे क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जी। आगे कहानी समझ में कोई, किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से निकालते हैं। अब जो ये एन फैक्टर है, ये देखो जो एन फैक्टर है ये किस किस के लिए निकाला जाता है, एन फैक्टर किस किस के लिए निकाला जाता है बताओ। तो देखो एन फैक्टर अपन निकालते हैं एन फैक्टर अपन निकालते हैं देखिएगा एन फैक्टर किस किस के लिए निकाला जाता है। तो एन फैक्टर भैया सबसे पहले अपन निकालते हैं एसिड के लिए। किसके लिए निकालते हैं जी, एसिड का मतलब है अम्ल के लिए निकाला जाता है। अम्ल के बाद में बेस के लिए निकालते हैं, बेस को कहा जाता है क्षार। उसके बाद में अपन निकालते हैं आयन के लिए, आयन को आयन ही कहा जाता है। और उसके बाद निकालते हैं सॉल्ट के लिए, अर्थात इसको लवण बोला जाता है। अर्थात आपको याद रखना है एन फैक्टर किस किस के लिए निकाला जाता है। तो एन फैक्टर एसिड के लिए निकाला जाता है, बेस के लिए निकाला जाता है, आयन के लिए निकाला जाता है, और सॉल्ट के लिए निकाला जाता है। एसिड के लिए निकालते हैं अपन बेसिसिटी, बेसिसिटी इसको बोलते हैं क्षारकता, क्षारकता। बेस के लिए निकाल लेते हैं एसिडिटी, इसे बोलते हैं अम्लता। ठीक है। आयन के लिए जो कैटायन हो या एनायन हो, जितना चार्ज कैरी करेगा वही उसका क्या कहलाएगा जी, एन फैक्टर कहलाएगा। सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज कर लो, उनका सम होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, एन फैक्टर कहते हैं। आगे कहानी समझ में, बोलो किस किस के लिए निकालते हैं अपन।
एसिड के लिए निकालते हैं, बेस के लिए निकालते हैं, आयंस के लिए निकालते हैं और सॉल्ट के लिए निकालते हैं। सबसे पहले अपन मैं बात करूंगा एसिड के लिए किस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिड। एसिड के लिए किस तरीके से निकाला जाता है, तो एसिड को कहा जाता है अम्ल के अम्ल अम्ल। देखो इधर जो शेखावाटी की साइड के ना वो पूरे शब्द को आधे शब्द को पूरा बोलते हैं, जैसे अम्ल को अमल बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको अम्ल कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब एसिड का मतलब क्या है बताओ। एसिड के लिए क्या निकालते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब है डोनेट H+। कितने H+ देगा उसे क्या कहेंगे, उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले याद रखना है आपको कि ज्यादातर केस में जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, इनके लिए एन फैक्टर फाइंड करना है। उसके बाद में H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया, इसके लिए एन फैक्टर फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले इनके लिए कर लेते हैं एक बार। तो देखो HCl में कितने H डोनेट करेगा, तो एक, इसका क्या कितना होगा एन फैक्टर 1। H2SO4 में कितने, 2 H। आप उनके H गिन लो, वही क्या कहलाएंगे, उनके एन फैक्टर कहलाएंगे। तो देखो इसके कितने हो गए, 2, HNO3 का 1, HBr का 1, HI का कितना हो गया 1। इस तरीके से जितने वो H+ डोनेट करेगा वही क्या कहलाएगी जी, उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। H3PO4 में बताओ कितना आएगा, 3 आना चाहिए, यहाँ भी 3 आना चाहिए, यहाँ भी 3 आना चाहिए। लेकिन यदि बच्चों आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हो आप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस हैं जो याद रखने हैं आपको। देखो इनकी स्ट्रक्चर से पता पड़ता है क्या है कहानी। तो देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। तो यहां से 3 H डोनेट कर सकता है, 1, 2 और 3। तो ये तो कहानी सही है इसकी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं H3PO3 की। तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। बताओ यहां से कितने OH, ये 2 हैं, ठीक है। तो इसके लिए एन फैक्टर 3 की जगह कितना आएगा बताओ, 2। कितना आएगा, 2। यहां उसके बाद में H3PO2 में तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, अर्थात यहाँ OH कितना है, 1 है। तो यहाँ एन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आएगा, ना कि 3 आएगा। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। आ गया समझ में, बोलो जी बोलो। इस तरीके से आपको याद रखना है H3PO4 का जो एन फैक्टर है वो 3 है, H3PO3 का जो एन फैक्टर है वो 2 है और H3PO2 का जो एन फैक्टर है वो 1 है। याद रख लेना और गांठ बांध देना। ये आगे बात समझ में, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, आगे आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल H4P2O7। इसका जो एन फैक्टर है वो 4 होता है। कितना होता है जी, 4 होता है। अब आप बताओ मेरे को H3BO3 का एन फैक्टर कितना आएगा। तो देखो बच्चों ये भी गलतियां करोगे आप। इसमें क्या है, देखो बी की स्ट्रक्चर देखो, बोरॉन OH, ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब मेरे को बताओ जो बोरॉन है
ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। किसका है जी? 13 ग्रुप एलिमेंट है। और इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है ये, न्यून स्पीसीज, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब बताओ ये क्या H प्लस डोनेट कर सकता है क्या? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। ये क्या करेगा? एक OH को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा जी? एक OH को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो बेसिसिटी एक्चुअल में क्या होती है? डोनेट H प्लस या एक्सेप्ट OH माइनस को बोलते हैं बेसिसिटी। तो एक OH एक्सेप्ट किया इसने, तो इसका N फैक्टर आ गया 1। याद रख लेना हमेशा के लिए। इसको दूसरे तरीके से भी दिया जाता है, BOH का होल थ्राइज, इस तरीके से बोला जाता है कि ये एसिड है या बेस है। अब बच्चे क्या करेंगे? OH को देख करके इसे बेस मानते हैं। और ये लेवेस्टैंड 2016 में या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बेस, बेस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो एक ये भी दे रखा था और एक दे रखा था NH3। तो देखो NH3 तो बेस है, लेकिन ये क्या है बताओ? एसिड है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BOH3। और क्या याद करना है आपको? H3PO4, H3PO3 और H3PO2। दो एग्जाम्पल याद कर लोगे। आ गई जी कहानी समझ में? बोलो किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। चले आगे, नोट डाल लो। नोट, नोट का मतलब होता है याद रखने बात। H3BO3 का N फैक्टर 1 आएगा हमेशा। H3PO4 का N फैक्टर 3 आएगा। H3PO3 का N फैक्टर 2 आएगा। और H3PO2 का N फैक्टर 1 आएगा। याद रख लेना इसको, कभी भी भूलना नहीं है इसको। यही एग्जाम्पल हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी एग्जाम्पल केमिस्ट्री में नहीं है जो कंफ्यूज आपको करने वाला है। आगे कहानी समझ में? बोलो। अब निकालते हैं जी बेस के लिए। किसके लिए निकालेंगे? सेकंड हेडिंग है बेस। बेस को बोलते हैं क्षार, और क्षार के लिए निकाली जाती है एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी को कहा जाता है जी, एसिडिटी को कहा जाता है अम्लता, अम्लता। अम्ल के लिए क्षारकता निकालते हैं, क्षार के लिए अम्लता निकालते हैं। तो देखो इसके लिए कहा जाता है डोनेट OH माइनस और एक्सेप्ट H प्लस। एक ही कहानी है, उल्टा बोल दो, या तो OH माइनस डोनेट करेगा या H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए क्या रहने वाली है कहानी? देखो इसके में कोई भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपको दे रखा है किस तरीके से अपन निकालेंगे। तो देखो यदि एग्जाम्पल आपको जो एग्जाम्पल दिखाई देंगे उसमें देख लेना, OH माइनस को गिन लेना आप। जैसे NaOH, इसका जो N फैक्टर है वो 1 है। BaOH का होल 2, इसका N फैक्टर 2 है। AlOH का होल थ्राइज, इसका N फैक्टर 3 है। MgOH का होल 2, इसका N फैक्टर 2 है। इसके अलावा NH3 से बन रहा है NH4 पॉजिटिव। बताओ कितना N फैक्टर? तो इसने एक H को क्या किया? एक्सेप्ट किया है, तो इसका N फैक्टर कितना है जी? 1 है। आगे कहानी समझ में? बोलो किसी को कोई समस्या? देखो जहां भी कंफ्यूजन था वो मैंने बता दिया, बाकी में तो आपको OH माइनस गिनने हैं। ठीक है, अब निकालते हैं आयंस के लिए।